BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पटना में दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र की अप्रोच पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज के मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच हो सकती है कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा। अब खबरें विस्तार के साथ। पटना में दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। सुबह 9 बजे ही डाक बंगला चौराहे पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं और विधानसभा का घेराव करने की जिद पर अड़ी हुई हैं। महिलाएं लगातार विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक वह इसी तरीके से प्रदर्शन करती रहेंगी। गौरतलब है कि मंगलवार को भी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठियां चलाई और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 7 नवंबर को न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र की अप्रोच पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि हाल ही में हुई नियुक्तियां सिलेक्टिव तरीके से हुई हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि अपॉइंटमेंट के लिए पहले सिलेक्ट करना और फिर उन्हीं में से चुन लेना समस्या पैदा करता है। कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि कॉलेजियम और कोर्ट के लिए ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी कि वह कोई ऐसा फैसला ले जो स्वीकार्य ना हो। अगर नियुक्ति चयनात्मक तरीके से की जाती है तो इससे सीनियरिटी पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज के मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनको 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। बता दें कि फ्रीबीज मुद्दे पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच हो सकती है। राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक यात्रा करेंगे। इस बार यात्रा सिर्फ पैदल नहीं होगी, बल्कि यात्रा में वाहनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस यात्रा के रूट का ऐलान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने 8 अगस्त को किया था। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सितंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्टी भारत छोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की योजना बना रही है। बता दें कि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका समापन हुआ था। 145 दिन चली इस यात्रा ने करीब 3570 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस यात्रा ने 14 राज्यों की सीमाओं को छुआ। इनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। हिमाचल के DGP संजय कुडू के खिलाफ कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जो शिकायत आई है उस पर संबंधित अधिकारियों को जांच के लिए कह दिया गया है। अगर जांच में कुछ निकलेगा तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कारोबारी निशांत द्वारा परिवार को सुरक्षा की मांग से जुड़े सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि असेसमेंट करेंगे, इसके आधार पर सुरक्षा को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहता है कि हर एक शिकायत की जांच की जाए।
बता दें कि कांगड़ा निवासी निशांत ने 3 रोज पहले एसपी शिमला को ईमेल के जरिए शिकायत की है, जिसमें निशांत ने डीजीपी संजय कुडू पर मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। शिकायत में उन्होंने गुरुग्राम में चल रहे विवाद के कारण परिवार को जान का खतरा बताया है और कहा है कि डीजीपी संजय ने उन्हें बिना वजह शिमला तलब किया है। वहीं डीजीपी संजय ने छोटा शिमला थाना में निशांत शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें डीजीपी ने आरोप लगाया है कि निशांत ने ईमेल में अभद्र भाषा का इस्तेमाल और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। यह ईमेल डीजीपी की आधिकारिक ईमेल पर भेजा गया है, जबकि कारोबारी निशांत ने कहा है कि उनकी ईमेल में एक भी शब्द अभद्र नहीं है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस अधिकारियों ने अपना मुंह सिल रखा है, मगर मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में कह दिया है कि कारोबारी के आरोपों की जांच होगी। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से एसएसबी जवानों ने भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ठाकुरगंज की 8वीं वाहिनी के जवानों ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे नक्सलबाड़ी के पास मंगलवार संध्या गश्त किया, तभी नेपाल की ओर से आ रही बाइक को रुकवाया। जवानों को देखते ही बाइक सवार ने भागने का प्रयास किया, मगर थोड़ी दूरी पर जवानों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से भारी मात्रा में गांजा पाया गया, जिसकी कुल मात्रा करीब 2 किलोग्राम है। गांजा को जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद तस्कर ने अपनी पहचान नेपाल के झापा के रहने वाले मोहम्मद सफीक की बताई है। गिरफ्तार तस्कर ने बताया कि अक्सर नेपाल से भारत में नशीली पदार्थों की तस्करी करता था। पूछताछ के बाद एसएसपी ने कागजी कार्रवाई के बाद मंगलवार रात उक्त तस्कर को ठाकुरगंज थाना को सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान का फैसला आज हो जाएगा। एसजीपीसी मुख्यालय में दोपहर करीब 1 बजे अरदास के बाद वोटिंग शुरू कर दी गई है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी तीसरी बार प्रधान बनने की दौड़ में हैं। बता दें कि अकाली दल ने मंगलवार को उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि उनकी प्रधानगी पर जनरल इजलास में अंतिम मोहर लगेगी, लेकिन उनकी जीत तय है। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने वफादारी के बदले एडवोकेट धामी को ये मौका तीसरी बार दिया है। इसी प्रक्रिया अमृतसर के तेजा सिंह समुद्र हॉल में शुरू की गई है। हालांकि धामी के सामने श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह ढींढसा ने बाबा बलबीर सिंह धुन्नस का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। इस चुनाव में अभी तक श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार हरजिंदर धामी की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। सदस्यों की वोट गणना के अनुसार धामी की हैट्रिक बनाने जाने की पूरी उम्मीद है। बलबीर सिंह धुन्नस इस बार धामी को टक्कर देने के लिए मैदान में है, क्योंकि अलग अलग विभिन्न जथेबंदियों की ओर से बलबीर सिंह को समर्थन दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुंबई में आयोजित रोड शो के दूसरे दिन फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकारों से बैठक कर उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए भी आमंत्रित किया है। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े निवेशकों द्वारा कई सुझाव भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत से जुड़े कई वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित भी किया। रोड शो के दौरान फिल्म निर्माताओं ने उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म शूटिंग के दौरान मिलने वाले सहयोग के लिए आभार जताया और उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए उत्साह भी दिखाया। इस दौरान फिल्म अभिनेता जितेंद्र, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अर्चना पूरन सिंह, हिमानी शिवपुरी, रमेश तौरानी, राज शांडिलप, राहुल रवैल, दीपक डोबरियाल समेत फिल्म उद्योग जगत से जुड़े अनेक कलाकार, निर्माता और निर्देशक मौजूद रहे हैं। हरियाणा में अब लोग हॉट एयर बैलून सफारी का मजा ले सकेंगे। पंचकूला के पिंजौर में बुधवार से इस एडवेंचर की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका शुभ आरंभ किया है। उन्होंने इस स्पोर्ट्स की शुरुआत पहली उड़ान भरकर की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे। इसके बाद मनोहर लाल ने हथनी कुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद जेट स्की को चलाकर उसका अनुभव लिया। सीएम ने हथनी कुंड बैराज पर ही अटल पार्क का भी उद्घाटन किया। बता दें कि मोरनी हिल्स के पास टिक्करताल में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्कूटर, पैरासेलिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर खेलों की शुरुआत सरकार पहले ही कर चुकी है।
हरियाणा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने व पंचकूला के मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के अलावा ट्रैक, माउंटेन बाइकिंग ट्रैक और कई अन्य गतिविधियों को भी पहचान दी गई है। साथ ही मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वन विभाग को भी जोड़ा गया है। विभाग की ओर से इको टूरिज्म इवेंट, कैंपिंग साइट, ऑफ रोड ट्रैवलिंग, हर्बल वाटिका की यात्रा इत्यादि की शुरुआत की गई है। दिल्ली की हवा पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से जहरीली बनी हुई है। बुधवार को दिल्ली में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 450 के ऊपर रहा। सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे पंजाबी बाग में AQI 460, बवाना में 462, आनंद विहार में 452 और रोहिणी में 451 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में 7 नवंबर को रात 10 बजे AQI 999 पहुंच गया था। नेशनल कैपिटल रीजन में ग्रेटर नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यहाँ आज AQI 474 रहा। वही नोएडा का एवरेज AQI 409, गुरुग्राम का 370, फरीदाबाद का 396 और गाजियाबाद का 382 दर्ज किया गया है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू और दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ ऑड इवन सिस्टम लागू करने पर चर्चा होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को दिखावा बताया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया था। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऑड इवन से प्रदूषण कम नहीं होता। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।